नमस्ते साथी विद्रोही पूंजी। आशा है कि आप ठीक हैं। तो हमारे पास तेल बाजार से बड़ी खबर है। कुछ विश्लेषक, यह सीएनबीसी के अनुसार है, कह रहे हैं कि अगले साल हम तेल की कीमत $40 से नीचे देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में $40 से नीचे। एक विश्लेषक कह रहा है कि हम सर्बासियस बीमारी के निम्न स्तर पर वापस जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह $68 प्रति बैरल के नकारात्मक स्तर का जिक्र कर रहा है, लेकिन यह कुछ पागलपन है। जब आप वास्तव में उनके तर्क को पढ़ते हैं तो सच कहूं, यह बहुत समझ में आता है। तो चलो इसे देखते हैं और देखते हैं कि इसके वास्तव में होने की संभावनाएं क्या हैं। और वाह, अगर ऐसा होता है तो आप खरीदने के अवसर के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं ब्रिंक्स ट्रक को पीछे हटाने वाला हूं। आप में से जो चैनल से परिचित हैं, आप जानते हैं कि जब तेल की कीमत लगभग $40 प्रति बैरल के नीचे जाती है, मुद्रास्फीति के अनुसार, तो आमतौर पर यह एक अच्छा संकेत होता है। तब आप उन उत्पादकों को खरीदना चाहते हैं या बस तेल के फ्यूचर्स में लंबी स्थिति लेना चाहते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मध्य अवधि में वह औसत पर लौटता है। लेकिन चलो इस सीएनबीसी लेख पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है और वे क्यों कहते हैं कि तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के नीचे गिर सकती है। चलो चलते हैं। यदि ओपेक स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को समाप्त करता है तो तेल 2025 में 40 पर गिर सकता है। अब अभी के लिए वे ऐसा करने के लिए निर्धारित हैं, इसलिए वे संभावित रूप से इसे टालते रह सकते हैं। लेकिन चलिए 2020 में वापस चलते हैं। क्या आप याद करते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने उतनी तेल कटौती नहीं की जितनी आप अन्यथा उम्मीद करते। कीमत के आधार पर क्यों? क्योंकि वे अमेरिका में फ्रैकर्स को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। यह इतना समय पहले की बात नहीं थी। मुझे यह अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रहा था। तो निष्कर्ष यह है कि हालांकि यह उन्हें अल्पावधि में नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि तेल को 40 के नीचे जाने की अनुमति देना, यह उनके प्रतिस्पर्धियों को समाप्त कर देता है। क्योंकि हमने सुना है कि अमेरिका में तेल का यह बूम है। यह बिल्कुल सच है, लेकिन हम अपने तेल को जमीन से बाहर नहीं निकाल सकते या इसे 10, 15, $20 नहीं कह सकते जैसे वे सऊदी और रूस में कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, यह पुतिन और ट्रंप के लिए एक बहुत दिलचस्प सौदेबाजी का हथियार हो सकता है। तो ट्रंप वहां जाते हैं और कहते हैं, अरे हमें एक्स वाई और जीत करना है, वरना मैं यह करने जा रहा हूं। और पुतिन कहते हैं, हाँ यह ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका में जो तेल उद्योग आपको इतना पसंद है, ध्यान रखें, मैं उन्हें ऐसे ही खत्म कर सकता हूं। मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें गंभीर गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में डाल सकता हूं। तेल की कीमत को एक स्तर तक गिराकर जो उनके लिए इसे निकालने की लागत से नीचे है। और आप लोग जानते हैं कि तेल का व्यवसाय, आप बस इन तेल ड्रिलों में से एक के पास नहीं जा सकते और एक स्विच पलटकर कह सकते हैं, ठीक है हम आपको बंद कर रहे हैं। यह इस तरह से काम नहीं करता। उन्हें लगातार पंप करते रहना होता है, भले ही उन्हें नुकसान हो रहा हो। तो आप इसे चीन में हो रहे घटनाक्रम और ट्रंप के टैरिफ के साथ मिलाते हैं और यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। 40 का गिरना आज की कीमतों से लगभग 40% की कटौती का मतलब होगा। हालांकि गठबंधन धीरे धीरे समाप्त करने का विकल्प चुनने की अधिक संभावना है। ठीक है, लेकिन भले ही वे धीरे धीरे समाप्त कर रहे हों, यह कीमत के मामले में वास्तव में मायने नहीं रखता। यह बस 40 तक धीरे धीरे गिरता है। क्योंकि चलिए याद रखें, अभी तेल वास्तव में $68 प्रति बैरल के नीचे चला गया है, मुझे लगता है। और यह इतना आपूर्ति पक्ष के कारण नहीं है। यह एक योगदान देने वाला कारक है, लेकिन यह अधिकतर मांग की कमी के कारण है। मांग बस एक चट्टान से गिर गई है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के धीमे होने के कारण है, विशेष रूप से चीन के कारण। इस पर थोड़ी देर में और जानकारी। पहली बात जो मैंने उजागर की वह यह है कि 2025 की तेल कीमतों के बारे में वर्षों में अधिक डर है। कोई भी वर्ष जिसे मैं अरब वसंत के बाद से याद कर सकता हूं। ये टॉम ग्लोजा
ओपस में ऊर्जा विश्लेषण के वैश्विक प्रमुख के अनुसार है, यदि ओपेक ने अपने समझौते को समाप्त कर दिया और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कोई वास्तविक समझौता नहीं किया तो आप $30 या 40 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। उन्होंने वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी को वास्तव में घटते हुए देखा है ना? लेकिन फिर भी उनका समग्र कीमत पर बड़ा बड़ा प्रभाव है क्योंकि तेल की कीमत वास्तव में सीमांत पर निर्धारित होती है। और फिर अगर आप अपने आप से कह रहे हैं तो ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि यह उन्हें नुकसान पहुंचाता है, हाँ और नहीं, उन्होंने 2020 में यह किया था, फ्रैकर्स को नीकैप किया। तो क्या वे फिर से ऐसा करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से 0% संभावना से अधिक है। यह देखते हुए कि अगले वर्ष तेल मांग वृद्धि शायद 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी, मैं मानूंगा कि यह मंदी का संकेत है। ओपेक का पूरा उलटाव। 2025 में आपूर्ति कटौती निश्चित रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज गिरावट देखेगी। और फिर मैं इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहता हूं कि अगर हम अभी मांग के कारण तेल की कीमत पर सिर्फ देख रहे होते, समीकरण के मांग पक्ष पर, अगर पिछले 1.5 साल में हमने जो अत्यधिक उत्पादन कटौती देखी है वह नहीं होती तो तेल अभी $40 प्रति बैरल पर व्यापार कर रहा होता। यही एकमात्र कारण है कि यह 68 पर है, वह ओपेक प्लस के कारण, कृत्रिम आपूर्ति बाधाओं के कारण है, जो फिर से आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताना चाहिए। आप इसे उपज वक्र और अन्य सभी चीजों के साथ मिलाते हैं। यही कारण है कि मैं अभी भी इस पक्ष पर झुकता हूं कि अमेरिका में मंदी होगी। लेख पर वापस। इसी तरह एमएसटी मार्क्विस के वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सॉल कोवेनिक ने कहा कि ओपेक प्लस मांग की परवाह किए बिना कटौती को उलट देगा। यह वास्तव में बाजार हिस्सेदारी के लिए एक कीमत युद्ध के बराबर होगा जो तेल को ऐसे निम्न स्तर पर भेज सकता है जो सर्बासियस बीमारी के बाद नहीं देखे गए। तो मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए हैं कि ओपेक प्लस के बीच की गतिशीलता क्या है, शायद अमेरिका में आपूर्तिकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब आइए समीकरण के मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें। वहां की कई समस्याएं चीन के एक प्रकार के जीएफसी से गुजरने का परिणाम हैं। मेरा मतलब है इसे वर्णन करने का कोई और तरीका नहीं है, और यह दयालुता से कहा जा रहा है। मेरा मतलब है उनका संपत्ति बाजार 30% गिर गया है, जिसे आप कहते हैं ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारा संपत्ति बाजार 50% गिर गया था, हाँ, लेकिन यह हमारे कुल शुद्ध मूल्य के रूप में उतना नहीं दर्शाता जितना कि यह चीन में करता है। चीन में संपत्ति बाजार घरेलू संपत्ति का 70% था, 70, और यह 30% गिर गया है, जो लगभग 20 ट्रिलियन घरेलू संपत्ति के बराबर है, जो बस झपकते ही पिछले कुछ वर्षों में गायब हो गई है। इसे आप चाहे जैसे भी काटें या छांटें, यह एक बड़ी बात है। यह वास्तव में बहुत बड़ी बात है, और यही कारण है कि चीन द्वारा जारी किए गए सभी प्रोत्साहन पैकेज ये भी कोई प्रभाव नहीं डालते। हम $20 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं और वे स्थानीय सरकारों के साथ 1 ट्रिलियन के लिए कुछ प्रकार के आरण अदला बदली की बात कर रहे हैं। ये किसी को भी बाहर जाकर ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो कुल मांग को बढ़ाए। दूसरे शब्दों में, यह जानवरों की आत्माओं को नहीं बढ़ाता। ये ऐसा है तो आप 2010-2011 में वापस जाने की कल्पना कर सकते हैं, जब हमारा रियल एस्टेट बाजार इस तरह जा रहा था। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि सरकार, संघीय सरकार आई होती और स्थानीय सरकारों के साथ कुछ प्रकार की आरण अदला बदली की होती। क्या इससे किसी को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया होता? नहीं, मैं छुरी नहीं पकड़ रहा। यह वही समस्या है जिसका वे अभी सामना कर रहे हैं। यह वही चीज है जो हमने इन सभी बूम बस्ट चक्रों के दौरान देखी है। जब आप बस्ट चरण में होते हैं तो एक हद तक यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि सरकार क्या करती है। जहां तक राजकोषीय मौद्रिक नीति की बात है, यह अप्रासंगिक है क्योंकि यह लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। यह पशु आत्माओं को प्रोत्साहित नहीं करता। ऐसा करने वाली एकमात्र चीज यह है कि कीमत इतनी कम हो जाए कि सभी विक्रेता चले गए हैं और केवल कुछ खरीदार बचे हैं। यदि आप चाहें तो इसे आत्मसमर्पण कह सकते हैं।
बियरिश को और बढ़ावा देना। तो यहां हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि चीन तेल की वैश्विक मांग का एक बड़ा घटक है। तो चीन में जो होता है वह निश्चित रूप से उस मांग पक्ष के समीकरण से कीमत को प्रभावित करेगा। हम जानते हैं कि चीन एक वैश्विक वित्तीय संकट से गुजर रहा है, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है ना? ये न भूलें कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चुने गए हैं और वह अमेरिका में आने वाले चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वह 20% का टैरिफ चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से चीनी सामानों के लिए शायद 100%, 200% तक। इससे चीनी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह इसे और भी नीचे गिरा देता है, जिससे मांग और भी कम हो जाएगी और यदि अन्य सभी चीजें समान रहें तो कीमत भी गिर जाएगी। तेल की कीमत को और भी नीचे गिरा देता है, एक ऐसे स्तर पर जहां विडंबना यह है कि वे ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी तेल उत्पादकों के लिए विनाश या कम से कम एक बाधा का कारण बन सकते हैं। जो ट्रंप कह रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल। ठीक है, वे ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे, लेकिन ये टैरिफ तेल की कीमत को इतना गिरा सकते हैं कि अगर वे ड्रिल बेबी ड्रिल कर रहे हैं तो वे हर एक बैरल पर पैसे खो रहे हैं जो जमीन से निकल रहा है, जिससे वे दिवालिया होने के और करीब पहुंच रहे हैं। इस बीच पुतिन और सऊदी बस वहां बैठे हैं, बस हुर्रे, मजे कर रहे हैं, वे बस हंस रहे हैं, वे बस वहां अपने पॉपकॉर्न के साथ बैठे हैं, जैसे एक यूएफसी पेपर व्यू देख रहे हों। तो मुख्य निष्कर्ष यह है, क्या यह निश्चित रूप से होने वाला है? नहीं, कौन जानता है? यह संभावनाओं का मामला है, लेकिन यह 0% संभावना नहीं है। ओपेक प्लस कीमत को एक स्तर तक गिरने की अनुमति देगा, जो मेरे लिए बहुत बहुत आकर्षक होगा खरीदने के लिए, क्योंकि भले ही यह 30 या 20 या जो भी गिर जाए, चीन या मांग पक्ष में जो कुछ भी हो रहा है, तेल, आप बस एक चार्ट देखते हैं, दीर्घकालिक चार्ट जो महंगाई के लिए समायोजित है, यह हमेशा औसत पर लौटता है, हमेशा औसत पर लौटा है। तो यह अल्पकालिक में 30 तक गिर सकता है, लेकिन अगले 6 महीनों, वर्ष में यह संभावना कि यह अपने ऐतिहासिक औसत, मान लीजिए 60, 70, जो महंगाई के लिए समायोजित है, पर वापस उछलेगा, अत्यधिक उच्च है। और यही वह आधार है जिस पर मुझे निवेश करना पसंद है। जैसे जिम रॉजर्स कहते हैं, आप चीजें तब खरीदते हैं जब वे सस्ती होती हैं और उन्हें तब बेचते हैं जब वे महंगी होती हैं। डॉग कॉइन को अभी खरीदने के बजाय, जहां आप इसे केवल इस कारण से खरीद रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो संक्षिप्त नाम एलोन मस्क के कार्यबल पर रखा है, वह बस DOGE है। निवेश करने के दो अलग अलग तरीके, मैं बाद वाले को चुनूंगा, कृपया, या मैं, माफ कीजिए, मैं पहले वाले को चुनूंगा, कृपया। दूसरा, यह मीम उन्माद। आप लोग उस रणनीति को अपने जोखिम पर लागू कर सकते हैं। मेरे लिए, मैं कम खरीदूंगा और अधिक बेचूंगा। दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। आप स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मुक्त बाजार, पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे।